स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। आपने देखा होगा कि मोदी जी रिसेंटली G20 की मीटिंग अटेंड करने गए थे ब्राजील, और उसके बाद वो पहुंचे हैं एक ऐसे देश में जिसकी 40% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की है। मतलब यहाँ पर 40% से ज्यादा लोग जो रहते हैं वो भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, जो आज से लगभग 200 साल पहले इस देश में ले जाए गए थे एज इंडेंचर्ड लेबरर्स। मैं बात कर रहा हूं गयाना, एक ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो रहे हैं, लेकिन पिछले 56 ईयर्स से कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस देश में बायलैटरल विजिट करने नहीं गया था। तो 56 साल बाद मोदी जी गयाना गए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि गयाना और लार्जर करेबियन रीजन, क्योंकि करेबियन सी के एरिया में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज में भी एक बड़ी इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन डायस्पोरा रहता है। तो ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी करंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में गयाना और करेबियन रीजन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार जल्दी से हम गयाना की जो लोकेशन है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये रहा गयाना और यहां पड़ती है आपकी करेबियन सी। करेबियन सी में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो पड़ती है। तो गयाना और करेबियन सी दोनों ही फॉरेन पॉलिसी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से आफ्टर 56 ईयर्स कोई भारतीय प्रधानमंत्री गयाना गए हैं। अब इंपॉर्टेंस है क्या, कौन कौन से की एरियाज हैं जहां पर इंडिया और गयाना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप बेहतर हैं, कौन कौन से ऐसे और एरियाज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया और गयाना के बीच 5 की एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। ये की एग्रीमेंट्स किन फील्ड्स को लेकर है हम उसको भी देखेंगे, हम उसको भी एम्फसाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गयाना से। अब अगर मैं बात करता हूं इंडिया और गयाना रिलेशनशिप की, तो एक शेयर्ड हिस्ट्री है, एक साझा इतिहास है दोनों देशों का। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मोर देन 40% ऑफ गयानीज पॉपुलेशन वो भारतीय मूल के लोगों से ही बनी है, वो भारतीय मूल के लोग ही हैं। इनफैक्ट द करंट प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, इरफान अली, उनकी फैमिली उत्तर प्रदेश से लेबरर्स के रूप में माइग्रेट की गई थी गयाना में, और मैं बात कर रहा हूं आप 19th सेंचुरी के पहले हाफ की। तो 1830s में बहुत सारे भारतीयों को मजदूर के तौर पर गयाना ले जाया गया था, और वहीं से भारत और गयाना के रिलेशनशिप जो है, कल्चरल रिलेशनशिप या एक शेयर्ड हिस्ट्री कहा जा सकता है, उसकी शुरुआत हुई थी। सो कॉलोनियल एरा के दौरान इंडिया एंड गयाना शेयर डीप कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन डेटिंग बैक टू कॉलोनियल पीरियड। Many Indians migrated to Guyana as indentured laborers. इसके साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब दोनों कंट्रीज आजाद हुई, उसके बाद से ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए। सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस बोथ नेशन फॉस्टर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया सपोर्टिंग गयानाज डेवलपमेंट। आज भी अगर हम गयाना की बात करते हैं तो गयाना को चाहे लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात हो, या फिर कोविड के दौरान मेडिकल एड प्रोवाइड करने की बात हो, या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, या फिर गयाना के स्टूडेंट्स उनको स्कॉलरशिप ऑफर करने की बात हो, इंडिया आज भी गयाना को काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और वो इसी वजह से क्योंकि हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज रही हैं। तो अगर आप मॉडर्न एरा की बात करें तो यहां पर इंडिया एंड गयाना कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन देयर ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल फोरम। तो इंटरनेशनल फोरम्स में भी इंडिया और गयाना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ से मतलब है जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो भारत को उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी देखा जाता है, और इंटरनेशनल फोरम्स जैसे अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की, तो वहां पर भी गयाना इंडिया को सपोर्ट करता है। अब मोदी जी ने ये जो गयाना का दौरा किया है, और 56 सालों में 56 ईयर्स
56 सालों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो गयाना एक बायलेटरल विजिट पर गए हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहां पर 1968 के बाद 1968 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो गयाना की बायलेटरल विजिट पर गई थी। उनके बाद सीधा अब 2024 में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो गयाना की विजिट पर गए हैं। So Modi's trip marks the first visit by an Indian Prime Minister to Guyana since Indira Gandhi's tour in 1968, highlighting the renewed focus on this bilateral relations. तो दोनों कंट्रीज के बीच में बायलेटरल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे थे, 1968 के बाद भी कर रहे थे, ट्रेड भी बढ़ी है, बट इंफेसिस ले डाउन नहीं किया गया। गयाना को कभी भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ये विजिट जो है ये दिखाती है, ये एक मैसेज सेंड करती है, सिग्निफाई करती है कि गयाना इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है ग्लोबल लेवल पर। इनफैक्ट कैरेबियन रीजन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप को और बेहतर करने में गयाना हमारी मदद कर सकता है और ये इसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है। इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक टाइज और स्ट्रेंथन होंगी। जितनी ज्यादा बायलेटरल विजिट्स होती हैं, जितनी ज्यादा जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे की कंट्री में आते जाते हैं और बातचीत होती है, अलग अलग एरियाज को लेकर अलग अलग एरियाज एक्सप्लोर किए जाते हैं जहां पर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सकता है या रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो वो डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये विजिट जो है ये भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है, जो कोऑपरेशन है, उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर पर भी फोकस है। इंडिया तेजी से ग्रो करना चाहता है और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है, चाहे आप ऑयल की बात करें चाहे नेचुरल गैस की बात करें। इन द रिसेंट ईयर्स गयाना एक एक्सपोर्टर के तौर पर सामने आया है ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। गयाना का कोस्ट लगता है कैरेबियन सी के साथ और वहां पर ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोर की गई है। उस एक्सप्लोरेशन के बाद से ही गयाना ऑयल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता चला आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया भी गयाना से नेचुरल गैस और ऑयल जो है वो इंपोर्ट करने के प्लान्स बनाता रहा है। तो ये इस बात को भी सिग्निफाई करता है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में गयाना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। स्पेशली गयाना की इंपॉर्टेंट या स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए कि वहां पर 40% से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स रहते हैं। वहां जो इस टाइम करंट प्रेसिडेंट हैं वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो ये इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो विद गयाना's growing importance as an oil exporter, the visit could lead to significant development in energy trade. And in fact, इस विजिट के दौरान 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं और उन 5 एग्रीमेंट में से एक एग्रीमेंट एनर्जी को लेकर ही है, ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर ही है। तो ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी हेल्प करेगी हमारी डेवलपमेंट में, उसके लिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बायलेटरल टाइज की, तो बायलेटरल टाइज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सो जॉइंट कमीशन, इंडिया और गयाना का एक जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। ये जॉइंट कमीशन का मेजर पर्पस ही ये है कि इंडिया और गयाना के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जाए। सो इंडिया गयाना जॉइंट कमीशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। द 5th सेशन in April 2023 expanded the scope of collaboration and identified new areas and opportunities. तो इंडिया गयाना जॉइंट कमीशन, इसका पर्पस ये है कि दोनों कंट्रीज के बीच की ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ावा दिया जाए और कौन कौन से ऐसे नए सेक्टर्स, नए एरिया हो सकते हैं जहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, व्यापार को बढ़ावा दे सकती हैं, उसको एक्सप्लोर करना। इसके साथ साथ वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। तो 8 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स फंक्शन कर रहे हैं जहां पर इंडिया और गयाना दोनों साइड के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और ये 8 अलग अलग सेक्टर्स में कैसे हम अपने कोलैबोरेशन को, कैसे अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको लेकर यहां पर बातचीत होती है। तो 8 वर्किंग ग्रुप हैं which focus on specific areas of interest including agriculture, health, infrastructure, energy and technology innovation. And in fact agriculture, health, energy ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो फाइनली ये जो 8 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने में,
इन्हीं एरियाज में एग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि दोनों कंट्रीज आपस के रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है और आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि गयाना की लोकेशन हमारे लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करेबियन सी के साथ पड़ता है, और करेबियन सी में जो और कंट्रीज हैं उनके साथ अगर हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो वहां पर गयाना का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो करेबियन सी के अराउंड जो कंट्रीज पड़ती हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कैरिकॉम। कैरिकॉम और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन को और मजबूत करने में भी गयाना एक इंपॉर्टेंट लिंक है। इनफैक्ट मोदी जी की इस विजिट पर कैरिकॉम और इंडिया के बीच की जो मीटिंग होती है वो सेकंड मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई है, तो वो उसको भी अटेंड कर रहे हैं। सो इंडिया कैरिकॉम समिट, पीएम मोदी टू अटेंड सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट ड्यूरिंग हिज गयाना विजिट। तो यहां पर इंडिया और कैरिकॉम का जो सेकंड समिट है वो भी ऑर्गेनाइज किया गया है और मोदी जी उसको भी अटेंड कर रहे हैं। गयाना हेल्ड कैरिकॉम चेयरमैनशिप इन अर्ली 2024। तो 2024 की शुरुआत में गयाना कैरिकॉम का चेयरमैन भी था और चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। तो वहां पर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हैं और जो करेबियन सी के अराउंड कंट्रीज पड़ती हैं इनके साथ भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इनके साथ भी हमारा ट्रेड या फिर डिफेंस टाइज जो है उनको मजबूत किया जा सकता है। गयाना इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर इन 2024। आपको पता ही होगा कि पिछले बहुत लंबे समय से इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ के नाम से रेफर करते हैं, ये डिमांड कर रही हैं कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए और उस एक्सपेंशन में इंडिया को भी परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की जाए इंक्लूडिंग द वीटो पावर। इसके साथ साथ रीजनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की भी बात की जा रही है, जिस रीजनल रिप्रेजेंटेशन में बात यह भी होती है कि करेबियन रीजन जो है इसके भी एक रिप्रेजेंटेटिव को एज परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी जाए। तो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट गयाना इंडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबर के तौर पर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाए। और 2024 में गयाना को एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भी इलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर गयाना फंक्शन कर रहा है, वहां पर भी गयाना जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर सकता है। तो चाहे आप बात करें कैरिकॉम की और चाहे आप बात करें इंटरनेशनल फोरम्स की, वहां पर भी गयाना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। अब अगर दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉल्यूम की बात की जाए कि व्यापार कितना बड़ा है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2021-22 का एक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग 223.36 मिलियन ये ट्रेड वॉल्यूम है दोनों कंट्रीज के बीच का। तो अगर हम इंडिया और गयाना के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसकी ओवरऑल वैल्यू देखें, सो दैट इज 223 मिलियन अराउंड, इसके अराउंड है। ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि अभी बहुत ट्रेड के सेक्टर में अगर आप देखें अभी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि 223 मिलियन कोई बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम होता नहीं। इसमें भी जो गयाना की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है वो ज्यादा है और उसमें भी जो ज्यादा वैल्यू है वो ऑयल एक्सपोर्ट की है। तो अभी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है और दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को और मजबूती प्रदान की जा सकती है। इनफैक्ट इसी को ध्यान में रखते हुए ये एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इंडियन एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया लगभग 66.41 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहा था गयाना की तरफ। और अगर मैं गयाना की बात करता हूं तो गयाना का जो ट्रेड वॉल्यूम था वो था ऑलमोस्ट 157 मिलियन। इसमें भी जो ज्यादा बड़ा हिस्सा था वो था एनर्जी सेक्टर का। तो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो इंडिया को सप्लाई कर रहा है और उसको हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके साथ हम इसी बात पर आ गए हैं कि कैसे एनर्जी सिक्योरिटी को और एक्सपैंड किया जा सकता है और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो अगर हम क्रूड ऑयल परचेजेस की बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड एचपीसीएल मित्तल एनर्जी हैव मेड सिग्निफिकेंट परचेजेस
ऑफ लीजा क्रूड ऑयल फ्रॉम गयाना। तो ऑलरेडी इंडिया की दो बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं गयाना से, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इस सदी के अंत तक, इस सेंचुरी के एंड तक ऑयल और नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट जितना ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस हम यूज करते हैं, उसे बर्न करते हैं, उतनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में जाती है, एंड दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसको भी कंट्रोल करना है, और इसीलिए पिछले एक डेकेड में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, तो एक तरफ जहां गयाना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हमारी हेल्प कर रहा है, हम वहां से ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उसको भी एक्सपैंड किया जा रहा है। और इंडिया और गयाना के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। कुछ साल पहले इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, जहां पर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, एंड मोर देन 100 कंट्रीज दे हैव जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, क्योंकि इसकी शुरुआत इंडिया ने ही की थी। तो गयाना ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया है। तो अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, ऑयल नेचुरल गैस, तो वहां पर भी दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप है। इंडिया बड़ी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है गयाना से, और अभी और एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कितना और ऑयल इंपोर्ट किया जा सकता है, जिससे इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर पाए, और जो इंडिया का ओवर रिलायंस है कुछ कंट्रीज के ऊपर ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर, उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, और वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को तो गयाना ने ज्वाइन किया है, लेकिन उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एमओयू भी साइन किए गए कि कैसे इंडिया हेल्प कर सकता है गयाना की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने में। एक और इनिशिएटिव लिया गया था बायोफ्यूल को लेकर। सो गयाना बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इन 2023। 2023 में इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस वो लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्लोबल कोलैबोरेशन के तौर पर आप देख सकते हैं, जो बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। गयाना उसका भी फाउंडिंग मेंबर है। तो ये भी दिखाता है कि इंडिया और गयाना दोनों ही सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर फोकस अपना इंक्रीज कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, चाहे बायलेटरल लेवल पर बात की जाए और चाहे मल्टीलेटरल लेवल पर बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक्सप्लोर करने में। इसके साथ साथ 2019 का वो दौर जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे कोविड-19 की वजह से, तो 2019-2020 में पूरी दुनिया में हमने देखा कि कोविड बड़ी तेजी से फैला, और उस दौर में इंडिया ने आगे बढ़कर बहुत सारी कंट्रीज की मदद की। गयाना वाज वन अमंग दोज कंट्रीज। इंडिया ने गयाना को उस दौर में वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर 80,000 डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन वो प्रोवाइड की थी। तो 2021 में गयाना को ये वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी, जो ये दिखाता है कि गयाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और है। करंट विजिट इसी बात को सिग्निफाई कर रही है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी इंडिया ने मदद की है और फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 million थ्रू इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इनेबलिंग गयाना टू प्रोक्योर वेंटिलेटर्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड इमरजेंसी मेडिसिन। तो कोविड-19 के दौर में इंडिया, यूनाइटेड नेशन, उस फंड के थ्रू इंडिया ने $1 million की मदद की थी, जिससे गयाना अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर पाए और वेंटिलेटर्स या बाकी इक्विपमेंट्स जो है उनको परचेज कर पाए। तो यहां पर हेल्थ केयर के सेक्टर में भी इंडिया हेल्प करता आया है गयाना की। इसके साथ साथ इंडिया प्रोवाइडेड 30,000 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट्स टू सपोर्ट गयानास कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोविड-19 जैसी पेंडेमिक में इंडिया ने गयाना की मदद की है, ना केवल मेडिसिन वैक्सीन प्रोवाइड करके, बल्कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम कंसेशनल लोन्स जो है वो गयाना को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इंडिया हैज एक्सटेंडेड ओवर 150 million
in concessional lines of credit for various development projects in Guyana, including East Bank, East Coast Road Linkage Project. तो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, हाईवेज डेवलप करने के लिए इंडिया कंसेशनल लोन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर की अभी हमने बात की है, हेल्थ केयर सेक्टर को अपग्रेड किया जा रहा है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आपकी कंट्री में अगर हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है एक वायरस की वजह से, एक पेंडेमिक की वजह से। तो इसी वजह से कंट्रीज अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही हैं और वहां पर भी इंडिया गयाना की मदद कर रहा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द अपग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट बार्टिका फंडेड बाय 17.5 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट और एविएशन सेक्टर्स, इन दोनों में भी इंडिया मदद कर रहा है। इंडिया इज सपोर्टिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स फॉर 30,000 होम्स। हमने देखा कि इंडिया में हमने सोलर एनर्जी को प्रमोट किया और सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव चलाया, सोलर रूफटॉप, जहां पर घरों की छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है और उसको जो नेशनल ग्रिड्स है उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया जाता है। कुछ उसी तरीके का इनिशिएटिव गयाना में भी चलाया जा रहा, वो भी इंडिया की मदद से चलाया जा रहा। तो यहां पर घरों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की है। और इसके साथ साथ एविएशन सेक्टर, अ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर द सप्लाई ऑफ 2 हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL। तो हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड प्रोड्यूस करता है। ऐसे 2 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं गयाना को। तो यहां पर यह भी दिखाई देता है कि एविएशन सेक्टर या डिफेंस सेक्टर जो है उसमें भी इंडिया गयाना की मदद कर रहा है फॉर अपग्रेडेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है कॉर्पोरेशन का, दैट इज एजुकेशन। आप किसी भी ऐसे देश के साथ भारत के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और उस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बिजनेस कम्युनिटीज और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक बहुत मेजर चंक होता है और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गयाना के स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है और ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑफलाइन मोड में स्टडी करने दोनों के लिए प्रोवाइड की जाती है। सो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आर ऑन ऑफर। Guyana offers scholarships under Commonwealth Scholarship Plan and ICCR scholarship schemes। तो गयाना अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है, वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर भी है और ICCR स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर भी है। वो स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज में इनरोल कर सकते हैं और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है वो उनको मिल सकती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग पार्टनरशिप्स भी की गई हैं, जहां पर जैन यूनिवर्सिटी और इग्नू के साथ ऑनलाइन लर्निंग को लेकर पार्टनरशिप ऑफर की गई है। एंड ओवर 4,590, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 4,600 स्लॉट्स एलोकेटेड अक्रॉस वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉर गयानी स्टूडेंट्स। तो 4,600 स्लॉट, मतलब 4,600 स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स रिजर्व रखे गए हैं 2022 में इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो दिखाता है कि एक बहुत बड़ा, आप सोचिए एक ऐसी कंट्री जिसकी ओवरऑल पॉपुलेशन ही, गयाना की अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 8 लाख। तो एक ऐसा देश जिसकी ओवरऑल पॉपुलेशन ही 8 लाख है, वहां पर 4,600 स्टूडेंट्स, उनके लिए अलग से इंडियन यूनिवर्सिटीज में स्लॉट्स अवेलेबल कराए जाए। सो दिस गोज ऑन टू शो कि हाँ, रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के बीच में काफी बेहतर हैं, काफी अच्छे हैं। अब उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना और ज्यादा मजबूत करना, क्योंकि लगभग 40% पॉपुलेशन वो इंडियन ओरिजिन की है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि कल्चरल एफिनिटी, हिस्टोरिकल एफिनिटी दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है। और इसीलिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और हेरिटेज प्रमोशन प्रोग्राम्स वो भी चलाए जा रहे हैं। गयाना में जो इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी रहती है उसकी लैंग्वेज शायद वो आज हिंदी नहीं बोल पाते, उनकी अपनी फैमिलीज के साथ, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, उनके साथ रिलेशनशिप शायद खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 200 साल पहले उन लोगों को वहां पर लेकर जाया गया था। तो शायद उनके यहाँ इंडिया में जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज है उनके साथ रिलेशनशिप अब नहीं है रहे हैं।
शायद वो इंडियन लैंग्वेज नहीं बोल पाते, लेकिन आज भी वो अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं। आज भी इंडियन फेस्टिवल्स वहां बहुत धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। आज भी वहां पर चाहे योगा हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, वो सिखाए जाते हैं बच्चों को, जो इस बात को दिखाता है कि शायद वो लैंग्वेज भूल गए हो, शायद परिवार के साथ उनके संबंध खत्म हो गए हो, लेकिन देश के साथ या अपने कल्चर के साथ जो उनका जुड़ाव है वो आज भी बना हुआ है। और हम इसी सॉफ्ट पावर को लेवरेज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो चाहे आप बात करें क्लासिकल डांस फॉर्म, चाहे आप बात करें हमारे फेस्टिवल्स, यहां पर इंडिया और गयाना के बीच में आपको एफिनिटी देखने को मिल जाती है। सो इंडिया एंड गयाना शेयर अ रिच कल्चरल बॉन्ड reinforced through various initiatives. The Swami Vivekanand Cultural Center in Georgetown established in 1972. Georgetown गयाना का एक इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर स्टैब्लिश किया गया था 1972 में, और यही वो सेंटर है जहां पर क्लासिकल डांस फॉर्म, योगा या म्यूजिक की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो इंडियन क्लासिकल डांसेस है, योगा है, म्यूजिक है, उसकी ट्रेनिंग इस कल्चरल सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक मॉन्यूमेंट भी है जो इंडिया ने गिफ्ट किया था। ये मॉन्यूमेंट है, इंडिया ने गिफ्ट किया था। एक्सक्यूज मी, इसको कहा जाता है इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट। ये सिग्निफाई करता है उस मोमेंट को जब इंडियंस गयाना में पहली बार पहुंचे थे, पहली बार कदम रखा था। So Indian Arrival Monument gifted by India commemorates the arrival of indentured laborers in 1838। तो आप देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, ऑलमोस्ट आप 200 साल पहले इंडियंस वहां पहुंचे थे। तो उस मोमेंट को कमेमोरेट करने के लिए, उस मोमेंट को सिग्निफाई करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से एक स्टैचू जो है, एक मॉन्यूमेंट जो है वो भी प्रोवाइड किया था। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो ये तो आपको पता ही है कि लगभग 40% गयाना की पॉपुलेशन इंडियन डिसेंट की है, इंडियन ओरिजिन की है। और चाहे हमारी मूवीज हो, चाहे हमारा म्यूजिक हो, चाहे डांस फॉर्म हो, चाहे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो, उनके थ्रू रिलेशनशिप आज तक बने रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स वहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स वहां पर रहते हैं और काम करते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 1500 इंडियंस वर्क इन वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन। ये भी गयाना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ साथ फेस्टिव ट्रेडिशन, तो इंडो गयानीज कम्युनिटी एक्टिवली सेलिब्रेट्स इंडियन फेस्टिवल्स कीपिंग देयर कल्चरल हेरिटेज अलाइव। सो एज आई वाज टेलिंग यू, हो सकता है वो भाषा भूल गए हो सकता है फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप अब खत्म हो गए, इतनी पुरानी बात हो गई है, बट आज भी इंडियन कल्चर वहां पर एग्जिस्ट करता है। आज भी हमारा म्यूजिक, हमारी मूवीज, हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, उनको वो प्रैक्टिस करते हैं, जो दिखाता है कि आज भी वो अपनी इंडियन रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं अगर हम गयाना के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि बायलैटरल विजिट्स जो है वो लगातार होती रहे। जैसे अगर देखा जाए रिसेंट ईयर्स में कौन कौन सी बायलैटरल विजिट हुई है, तो 2003 में गयानीज प्रेसिडेंट जगदेव वो भारत आए थे। उनका नाम ही भरत जगदेव है। तो ये जो नाम है ना, ये भी आपको समझा रहे होंगे, मतलब आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा कि कितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है, कल्चर का इन्फ्लुएंस है। तो गयाना के जो प्रेसिडेंट है 2003 में जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे। उसके बाद 2006 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत जी वो गयाना गए थे। 2015 में गयाना के प्रेसिडेंट डोनाल्ड राम अवतार वो भारत आए थे। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस, इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करता है। ये सिग्निफाई करता है गांधी जी का भारत वापस आना। गांधी जी काफी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका रहे थे, वहां पर उन्होंने अपने सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के खिलाफ एक पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट भी खड़ी की, और उसके बाद 1915-16 के दौर में वो भारत लौटकर आए थे। तो वो जो भारत वापस आए थे, उसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस की स्टार्टिंग की गई थी। प्रवासी भारतीय दिवस, जो इंडियंस इंडिया के बाहर रहते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस जो है उसको भी एम्फसाइज करता है और उन्हें भारत के साथ जोड़ने में मदद करता है। तो 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था, वहां पर गयाना के जो करंट प्रेसिडेंट है इरफान अली, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस भी
अटेंड किया था। और अगर आप देखेंगे 2023 से ही रिलेशनशिप को स्पीड अप किया गया, रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूती प्रदान की गई है। 2023 में गयाना के प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाया गया और 2024 में मोदी जी गयाना गए हैं। 2023 में ही इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी वो भी गयाना गए थे। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली 2023 से वो आपको एक अर्जेंसी जो है रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी, जहां पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि गयाना के साथ अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि रीजन में भी और ग्लोबल लेवल पर भी गयाना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है जो इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर फ्यूचर में हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम देखेंगे कि 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और गयाना के बीच में, जब मोदी जी वहां गए हैं अभी रिसेंट विजिट पर। आप देखिएगा यही एरियाज जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं, इन्हीं एरियाज में वो एग्रीमेंट साइन किए गए। तो एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर गयाना सामने आ रहा है। गयाना ने रिसेंटली ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और बड़ी मात्रा में गयाना के कोस्ट के अराउंड कैरेबियन सी में वहां पर ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोर की गई है। इनफैक्ट इंडिया गयाना की हेल्प कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन में, तो दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, सो गयाना इज ग्रोइंग ऑयल एंड गैस सेक्टर, देयर इज पोटेंशियल फॉर इंक्रीज एनर्जी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, so both countries can work together on sustainable development and climate resilient projects. इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडियाज एडवांसमेंट इन आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया और गयाना अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप देखिएगा अब हम चल रहे हैं उन 5 एग्रीमेंट्स की तरफ जो इंडिया और गयाना के बीच में साइन किए गए हैं। आपको दिखाई देंगे यही सेक्टर्स जो है इनको लेकर वो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। सो व्हाट आर द की एग्रीमेंट्स दैट हैव बीन साइन। तो इस रीसेंट विजिट में मोदी जी ने गयाना के साथ 5 की एग्रीमेंट साइन किए हैं। जो एग्रीमेंट हाइड्रोकार्बन्स को लेकर है, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ केयर को लेकर है, कल्चर को प्रमोट करने को लेकर है, एग्रीकल्चर और डिफेंस। तो ये 5 बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे कोलैबोरेशन को इंक्रीज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन्हीं एरियाज में देखे जा रहे थे और उसी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्किंग ग्रुप्स ने भी इन्हीं सेक्टर्स में काम किया है, तो वो एग्रीमेंट फाइनली साइन किए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी कॉर्पोरेशन की, कॉर्पोरेशन इन एनर्जी सेक्टर पोटेंशियली बूस्टिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। हम अपना जो रिलायंस है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की तरफ, उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं वो ज्यादातर इसी रीजन से करते हैं। और हमें पता है कि वेस्ट एशिया का रीजन जो है ये काफी डायनेमिक रीजन है। यहां पर पिछले कुछ समय में जो वायलेंस है या फिर डिस्प्यूट्स है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर जो ऑयल ट्रेड होती है उसमें भी दाम बढ़ने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे तो वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहतर होगा। तो वहां पर गयाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से हाइड्रोकार्बन्स, उसके एक्सप्लोरेशन और उसके इंपोर्ट को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है। सिमिलरली कोलैबोरेशन इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एंड मेडिकल एक्सपर्टीज शेयरिंग। भारत के पास जो मेडिकल एक्सपर्टीज है, इंडिया अगर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉर हेल्थ केयर टूरिज्म। बहुत सारी कंट्रीज के जो सिटीजन है वो भारत आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, ऑपरेशंस कराने के लिए। तो इंडिया के पास जो हेल्थ केयर सेक्टर में एक एक्सपर्टीज है वो इंडिया शेयर कर सकता है। और इसके साथ साथ हमने देखा ही है कि गयाना में हेल्थ केयर सेक्टर को अपग्रेड करने में, उसको मॉडर्नाइज करने में इंडिया मदद कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर ही रहा है। तो उसको लेकर किया गया। इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल्स है, मतलब हम जो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, वो गयाना एक्सपोर्ट की जा सकती है बड़ी मात्रा में, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल जो कनेक्शन है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। सो प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंजेस एंड स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज और एग्रीकल्चर, शेयरिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो डिफेंस के साथ साथ ये 4 क्षेत्र भी हैं जिसको लेकर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो थोड़ा सा डिटेल जो है उसमें देख लेते हैं।
इंडियाज एनर्जी नीड्स, हमें पता ही है इंडिया इज अ रैपिडली ग्रोइंग कंट्री, और अगर हमें 2050 तक एक डेवलप्ड कंट्री का टैग अचीव करना है तो उसके लिए बड़ी तेजी से, बड़ी रैपिडली हमें ग्रो करना पड़ेगा। और किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाती है, और वहां पर गयाना का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सो इंडिया सीक्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। Guyana's recent oil discoveries make it an attractive partner for long-term energy security. Guyana has emerged as a new oil producer with significant offshore discoveries. Cooperation with India could help develop its energy sector and boost economic growth. तो एक तरफ जहां गयाना हमारी हेल्प करने वाला है ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्ट को इंक्रीज करने में, वहीं दूसरी तरफ हम भी गयाना की मदद करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ और प्रमोशन के लिए। इसके साथ साथ ट्रेड रिलेशनशिप को एक्सपैंड किया जाएगा, जहां पर पहले यह स्टडी किया जा रहा है कि कौन कौन से करंट एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो ट्रेड वॉल्यूम नहीं बढ़ पाई है, कौन कौन से इंपेडिमेंट्स है ट्रेड में, और उसके बाद कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने बात की फार्मास्यूटिकल्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट में, तो वहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग ट्रेड पैटर्न्स एंड वॉल्यूम्स बिटवीन इंडिया एंड गयाना, एक्सप्लोर न्यू सेक्टर्स फॉर ट्रेड एक्सपेंशन सच एज आईटी सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल, और इसके साथ साथ ट्रेड फैसिलिटेशन कि भाई कैसे हम ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज है जिन्हें कम किया जा सकता है, क्या इंडिया और गयाना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है, उसको लेकर भी यहां पर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। सो इंप्लीमेंट मेजर्स टू ईज ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट बायलैटरल कॉमर्स। इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। आज की तारीख में जो पायरेसी है वो बढ़ गई है। जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप व्यापार करते हैं और किसी सामान को वाया सी रूट्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहां पर पायरेसी एक बहुत बड़ा खतरा वो बन जाता है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में वो बढ़ भी गया है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं अफ्रीका के कोस्ट के अराउंड, हमने पहले भी इस चीज के ऊपर बात की है कि अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, सोमालिया के आसपास का रीजन, वहां पर पायरेसी काफी बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे करके इंडिया ने उसे कंट्रोल कर लिया है। हमारी जो इंडियन नेवी है वो जो कार्गो शिप्स हैं उनको अकंपनी करती है, और इसी वजह से अब वो रूट जो है उनको थोड़ा सिक्योर कर लिया गया। बट अभी भी ग्लोबल लेवल पर पायरेसी एग्जिस्ट करती है, और अगर हमें इंडिया और गयाना के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना है, क्योंकि इंडिया और गयाना काफी दूर सिचुएटेड है। अगर हम गयाना की बात करते हैं वो साउथ अमेरिका में, तो एक बहुत लंबा रूट है जिसको फॉलो करना पड़ता है गयाना के साथ ट्रेड करने के लिए। यहां पर जो पायरेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि वो हमारे जो कार्गो शिप्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज को मिलकर ये जो पायरेसी है इसे कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज क्राइम है या फिर ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म है उसको कर्ब करने के लिए भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। इनफैक्ट इंडिया गयाना के जो सोल्जर्स हैं उनको भी एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, तो इसको लेकर वो एग्रीमेंट साइन किए गए। इंडिया टू प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज टू गयानीज फोर्सेस, पोटेंशियल फॉर इंडिया टू सप्लाई डिफेंस इक्विपमेंट टू गयाना। हमने अभी देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किए गए 2 एयरक्राफ्ट वो गयाना को प्रोवाइड किए भी जाएंगे, तो डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है गयाना की तरफ। इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी गयानीज सोल्जर्स को। कोलैबोरेशन ऑन प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड कॉम्बैटिंग पायरेसी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको लेकर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमारा काफी है। ऑलरेडी हमने बात की कि ऑलमोस्ट 40% जो गयाना की पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है, जिसकी वजह से इंडिया का एक बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस गयाना पे हमेशा से रहा है। आप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, स्लॉट्स ऑफर किए जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में भी। अब उसको और बढ़ाना है, हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना है। आप कंट्रीज के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स के बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे एक पिलर होता है ट्रेड, अगर व्यापार बढ़ता है तो दो देशों के बीच में संबंध जो है वो बेहतर होते चले जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है दैट इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या कल्चरल एफिनिटी। अगर दो देश एक ही धर्म को फॉलो करते हैं या फिर उनका कल्चर सिमिलर होता है या हिस्टोरिकल टाइज रही हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया और गयाना के बीच में, तो यहां पर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और बड़ा इजी हो जाता है रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना, क्योंकि आप एक दूसरे को समझते हैं, आपका कल्चर जो है वो एक जैसा है, उसमें सिमिलैरिटीज है, तो वहां पर आप एक एफिनिटी फील करते हैं। वही इंडिया और गयाना के केस में है। तो हमें कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी काफी अच्छा है उसको और बढ़ावा देना है। इंडियन फेस्टिवल्स को और प्रमोट करना है गयाना में, इंडियन कल्चर को और प्रमोट करना है, इंडियन फिल्म्स, इंडियन मूवीज, इंडियन क्यूजीन, उसको और बढ़ावा देना है। गयाना के स्टूडेंट्स को इंडिया में आकर पढ़ने के लिए और स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको और स्ट्रेंथन करना है। इसके साथ साथ रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल पर इंडिया और गयाना के रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी उसके बारे में बात की थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, उसके रिफॉर्म को लेकर दोनों ही कंट्रीज काफी सीरियस हैं। दोनों ही कंट्रीज डिमांड करती हैं कि भाई उसे एक्सपैंड किया जाए, इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए, एंड इनफैक्ट कैरेबियन सी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव एज अ परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे, बायलेटरल टाइज तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायलेटरल टाइज में काफी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन कंपनीज वहां जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और गयाना लार्जर साउथ अमेरिकन रीजन या फिर कैरेबियन रीजन जो है वहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी देगा बिजनेस एक्सपेंशन की। तो वो सब तो है, लेकिन इसके साथ साथ रीजन तो बायलेटरल अपॉर्चुनिटीज है, इसके साथ साथ कैरेबियन एंगेजमेंट में हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे हमने देखा कैरिकॉम और इंडिया की सेकंड समिट जो है वो भी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी है, साउथ साउथ कॉपरेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। सो प्रमोटिंग कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस वहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, हमने बात की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, दैट इज वन ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो वहां पर भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो बहुत जरूरी होगा अगर हम चाहते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रिफॉर्म्स आए और डेवलपिंग कंट्रीज का जो रोल है, उनका पार्टिसिपेशन है, उसको इंक्रीज किया जाए। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं भाई? अपॉर्चुनिटीज तो हमने देखी, हमने ये भी देखा कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रही हैं, क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए। बट कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ चुनौतियां भी, जिसमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये है फिजिकल डिस्टेंस, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आपको गयाना के साथ ट्रेड करना है तो गयाना इज प्रिटी फार ऑफ, गयाना इंडिया के आसपास नहीं पड़ता, साउथ अमेरिका में जाकर पड़ता है। तो फिजिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत है, जो कहीं ना कहीं ट्रेड को हैम्पर करता है। सो ओवरकमिंग फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड गयाना टू मेंटेन रेगुलर एंगेजमेंट, और जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं बट अल्टीमेटली वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किए जाते, इन्फोर्स नहीं किए जाते, जिस वजह से जो अपॉर्चुनिटीज थी दे गो टू वेस्ट, वो खराब हो जाती। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आपने देखा एनर्जी सिक्योरिटी के सेक्टर में भी है, ट्रेड के सेक्टर में भी है, डिफेंस एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक लार्जर रीजन, चाहे साउथ अमेरिका की बात करो, चाहे कैरेबियन रीजन की बात करो, उस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी गयाना हमें प्रोवाइड कर देता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब जो एग्रीमेंट साइन किए गए उनको प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। अगर हम उन्हें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये अपॉर्चुनिटी इट विल गो टू वेस्ट, हमें उस पर भी ध्यान देना। तो ये जो फिजिकल एक गैप है, एक दूरी है, उसके बारे में सोचना है कि कैसे हम ट्रेड को और बढ़ावा दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो एग्रीमेंट साइन किए गए उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं, एड्रेसिंग इकोनॉमिक गैप बिटवीन द टू नेशन टू इंश्योर म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स। अगर आप इंडिया और गयाना की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखेंगे तो इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस लगेगा आपको गयाना के कंपैरिजन में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इंडिया दुनिया की। तो वो एक इकोनॉमिक गैप है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको दूर करना पड़ेगा। जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसमें गयाना का भी एडवांटेज हो, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी है। अगर आप अभी प्रेजेंटली बात करेंगे, जो ट्रेड वॉल्यूम है वो गयाना के फेवर में ही है, हम नेट इंपोर्टर ही हैं। जो हम ऑयल नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चंक है दोनों देशों के बीच में ट्रेड का। तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको लेकर भी हमें
हेल्प करनी है गयाना की, जिससे वो भी ग्रो कर पाए, जिससे इंडिया का एक पॉजिटिव, जो इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसके साथ साथ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, लेवरेजिंग इंटरनेशनल फोरम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज। ग्लोबल फोरम्स पे भी जब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है, वहां पर भी साइडलाइंस पर इंडिया और गयाना को बायलेटरल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए, रेगुलर समिट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिससे हम रिलेशनशिप को और बेहतर कर पाए और स्ट्रेंथन कर पाए। सो फाइनली, अगर हम रिलेशनशिप को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी एक पॉजिटिव माहौल तैयार हुआ है इंडिया गयाना के रिलेशनशिप को लेकर, अगर हम उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी होगा स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ साइंड पैक्ट्स। जितने भी एग्रीमेंट साइन किए गए पांचों फील्ड्स में, उनको तेजी से इंप्लीमेंट किया जाए। वर्किंग ग्रुप्स इस तरफ फंक्शन करें कि ये एग्रीमेंट्स जो है ये ग्रासरूट लेवल पर इंप्लीमेंट किए जाए। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई न्यू एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, जैसे हमने 5 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, अभी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पर एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। मेंटेनिंग हाई लेवल विजिट्स एंड कंसल्टेशन, एज आई वाज सेइंग कि बहुत जरूरी होगा बायलेटरल विजिट्स भी मेंटेन रखी जाए, और उसके साथ साथ ग्लोबल फोरम्स जो है वहां पर भी साइडलाइंस पर बायलेटरल मीटिंग्स होती है वो भी कंडक्ट की जाए। रेगुलर हाई लेवल डेलीगेशंस जो है वो एक दूसरे को विजिट करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, जिससे ये जो रिलेशनशिप में एक आपको स्पीड देखने को मिली है, एक प्रोएक्टिवनेस देखने को मिली है, वो मेंटेन रहे। इसके साथ साथ कोशिश हमें यह भी करनी चाहिए कि हम गयाना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उन्हें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक ले जाएं। सो एलिवेट टाइज टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक लेवल। अगर आप किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक ले जाते हैं, तो वो ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि ग्लोबल इश्यूज जो है वहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी। दोनों कंट्रीज के जो इश्यूज हैं वो कॉमन है, दोनों कंट्रीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन इश्यूज को लेकर वो कॉमन है, और इसी वजह से वो कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश हो पाता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी सेक्टर में। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इस पार्टनरशिप को लेकर जा सकते हैं, तो ये इंडिया और गयाना की रिलेशनशिप को और मजबूती प्रदान करेगा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इंडिया और गयाना के रिलेशनशिप किस लेवल पर है, क्यों गयाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट जस्ट एज अ बायलैटरल पार्टनर बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी, और इंडिया के लिए उसकी क्या रिलेवेंस है, क्या वैल्यू है। ना केवल यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप वैसे भी इस वीडियो को अपनी इंफॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए देख रहे हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको यूपीएससी स्पेसिफिक काफी सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और रेगुलर क्लासेस जो होती हैं यूट्यूब पर, उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, तो आप वो सारी रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलेंगे एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।